सिंधु सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि इसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। यहां पर शब्दों पर अगर हम ध्यान दें तो हम सिंधु या हड़प्पा के साथ सभ्यता शब्द लगाते हैं, हम इसको संस्कृति नहीं कहते। तो सबसे पहले तो दिमाग में हमारे ये क्वेश्चन आता है कि हम इसे सभ्यता क्यों कहें, जबकि वैदिक के साथ संस्कृति शब्द लगता है। तो सभ्यता और संस्कृति के बीच का जो मुख्य अंतर होता है, वैसे तो बहुत सारा अंतर इनमें हो सकता है, लेकिन जो मुख्य अंतर होता है वो होता है कि सभ्यता किसी देश या समाज के भौतिक विकास का सूचक होता है। भौतिक विकास का सूचक का मतलब है कि उसमें आर्थिक विकास भी सम्मिलित रहता है, लेकिन संस्कृतियों का जो संबंध है वह किसी देश या समाज के सांस्कृतिक विकास, कला एवं अन्य बौद्धिक विकास का सूचक होता है। हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी, और इतने प्राचीन समय में सिंधु के जो समकालीन अन्य सभ्यताएं थीं, यानी कि भारत में जिस समय सिंधु सभ्यता का विकास हो रहा था, ठीक उसी समय अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, जिन्हें हम सिंधु की समकालीन सभ्यताएं कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता है, जो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। इसके अलावा नील नदी के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता, जिसे हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं, और ठीक उसी समय चीन की ह्वांग हो नदी के किनारे विकसित होने वाली चीन की सभ्यता। तो सिंधुकालीन सभ्यता के सामान्य परिचय, यहां पर हमने फ्रेमिंग इसकी की हुई है, क्या क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इसकी फ्रेमिंग के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि एक भी टॉपिक हमारा नहीं छूटे। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम क्या देखेंगे कि इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता कहना उचित होगा, या सिंधु सभ्यता कहना उचित होगा, या सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित होगा। सिंधु भारत की पहचान है। इसी सिंधु से इंडस शब्द निकला और पहली बार यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। तो सिंधु भारत की पहचान है। हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जितनी भी संस्कृतियों या सभ्यताओं का उदय हुआ, उनमें एक समानता यह थी कि वे नदियों के किनारे विकसित हुई। ये हमने देखा है कि नदियों के किनारे विकसित हुई। इसका मूल कारण क्या था? क्योंकि नदी उस समय एक प्रकार से इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, चाहे पानी की उपलब्धता से जीवन के संचालन की सुविधा हो या फिर आवागमन के लिए जल मार्ग का प्रयोग हो। तो ज्यादातर जो सभ्यताएं थी वे नदी के किनारे विकसित हुई। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई। तो इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? पहले बात करेंगे हड़प्पा। पहला नाम क्या था इसका? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई। वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है ये। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से एक विस्तृत और विकसित सभ्यता के साक्ष्य मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब व्यापक सर्वेक्षण हुए तो फिर पाया गया कि केवल हड़प्पा में ही नहीं, बल्कि सिंधु नदी और सिंधु नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां पर व्यापक रूप से इस सभ्यता के साक्ष्य मिलने लगे। उसके बाद इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी घाटी या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। जैसे जैसे व्यापक अध्ययन और खुदाई होती गई, फिर देखा गया कि इस सभ्यता के साक्ष्य केवल सिंधु नदी तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उससे भी आगे तक थे। अगर हम सिंधु सभ्यता के स्थान की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो क्षेत्र विस्तारित है, मतलब सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था, तो हम देखते हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद, पूर्व में यहां पर हम साइन लगा दे रहे हैं, ये आपका
नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है और ये साउथ यहां पर, ठीक है। साउथ में दायमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है ये। और ये प्रवरा नदी के किनारे है। पूछा जाता है प्रवरा नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु प्राप्त हुआ है। इस स्थान का नाम है दायमाबाद। वर्तमान में ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु, साउथ पोल जो है सिंधु सभ्यता का, ये यहां पड़ता है। उत्तर में मांडा, मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान जम्मू कश्मीर में मांडा नामक जो स्थान है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र माना गया है, जहां से खुदाई में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। पूर्व में मिलने वाला जो क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का, वह कहां पर है? आलमगीरपुर। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको याद कर लेंगे। आलमगीरपुर जो है ये वर्तमान यूपी के मेरठ में स्थित है। मेरठ जिले में ये आलमगीरपुर स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र माना गया है, ठीक है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ये कहां पर है? ये बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहां पड़ता है इस समय? हाँ, कहां है बलूचिस्तान? पाकिस्तान जो पीओके का क्षेत्र है वहां पर पड़ता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में स्थित सुतकांगे डोर, ये स्थान का नाम है, ये सुतकांगे डोर। और ये दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे है। तो ये जो आपका पश्चिमी बिंदु है, तो इनको याद रखेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सिंधु सभ्यता इन क्षेत्रों में विस्तारित थी। यानी कि कैसे पता चलता है ये? जैसे जैसे खुदाई होती जा रही है वैसे वैसे साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। तो इन साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला कि सिंधु सभ्यता न केवल सिंधु नदी के पास थी, बल्कि इसका विस्तार वर्तमान यूपी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरठ, वर्तमान मेरठ से लेकर के आज के बलूचिस्तान तक, और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण के महाराष्ट्र के क्षेत्र तक इसकी खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं। और निश्चित तौर पर अगर निरंतर ये खुदाई होती रही तो और भी विस्तार इसका बढ़ सकता है। यह त्रिभुजा आकार की एक विस्तृत सभ्यता थी और इसका जो एरिया था, जहां तक यह विस्तार था, वह था 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित इस सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम देने में थोड़ा सा संकोच होता है, क्योंकि अब इसकी पहचान केवल सिंधु नदी घाटी से नहीं हो सकती। इसीलिए वर्तमान संदर्भ में इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ही उचित होगा, क्योंकि पहली बार खुदाई के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं और उसके बाद निरंतर अलग अलग स्थानों से इसके साक्ष्य मिलते रहे हैं। तो इसे क्या कहना उचित होगा? हड़प्पा सभ्यता। वो सभ्यता जिसके साक्ष्य पहली बार कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। लेकिन विस्तार इसका सिंधु घाटी से भी काफी ज्यादा दूर तक मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, कि ये जो सिंधु सभ्यता है इसका जो विस्तार, ये फ्रेमिंग वाले पॉइंट आप नोट कर लेंगे। क्या क्या पढ़ना है ये मैंने नोट कर दिया है। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते जाएंगे, आपको लिखवाते जाएंगे, तो एक कंप्लीट स्टडी हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो सामान्य परिचय में हम ये सारी चीजें देखेंगे। इसका नामकरण कैसे हुआ, काल निर्धारण कैसे हुआ, किस समय इसका समय को माना जाता है, इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि ये वो समय था जब सिंधु सभ्यता के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। आगे हम इसका जब विस्तार बताएंगे ना, तो बताएंगे कि इतिहास के किस कालखंड में आता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति एवं विस्तार, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कौन लोग थे, कहां से आए थे जिन्होंने इस विकसित सभ्यता की स्थापना की। क्या ये कहीं बाहर से आए थे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए हुए लोग थे जिन्होंने भारत में सिंधु सभ्यता की स्थापना की, लेकिन अन्य इतिहासकार इसका विरोध करते हैं। वे कई ऐसे तर्क बताते हैं जिनके आधार पर यह बताया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता और मिस्र की सुमेरियन सभ्यता के बीच में कुछ मूलभूत अंतर थे।
इसलिए उनमें समानता स्थापित नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ समानता भी थी लेकिन असमानताएं थी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सुमेरियन लोगों ने भारत में आकर के सिंधु सभ्यता की स्थापना की होगी। निश्चित तौर पर सिंधु सभ्यता के संस्थापक भारत के ही लोग थे। इस पर हम चर्चा करेंगे तर्क के आधार पर, विद्वानों के मत के आधार पर। ठीक है, फिर हम देखेंगे नगर नियोजन। अगर कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो आंसर क्या होगा? नगर नियोजन। नगर नियोजन में हम देखते हैं कि सिंधु काल के लोगों ने इतने प्राचीन समय में जो व्यवस्थित नगर स्थापित किए, वे हम तत्कालीन समय की अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं देखते। चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वह मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वह चीन की सभ्यता हो, कहीं भी हमें इस प्रकार के व्यवस्थित नगर प्राप्त नहीं होते जैसे कि सिंधु सभ्यता में होते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे जिनको ये माना गया था कि ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं, यहां पर जो नगर व्यवस्था, जो किले और सामान्य आवास की जो व्यवस्था मिली है, निश्चित तौर पर उससे यह प्रतीत होता है कि उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बहुत ही सुदृढ़ थी। व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिक सिटी प्लान किए जाते थे। ऐसी व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था, पानी की सप्लाई की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, व्यवस्थित तौर पर सड़कों का निर्माण, ये सारी चीजें बताती हैं कि यह एक उन्नत प्रकार की विकसित सभ्यता थी जो निश्चित तौर पर तत्कालीन अन्य समकालीन सभ्यताओं से ज्यादा अच्छी स्थिति में थी। इस पर हम साक्ष्यों के आधार पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सिंधुकालीन सभ्यता में लोगों का रहन सहन यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। सामाजिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु काल के जो लोग थे वो उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं थी, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था यहां पर नहीं थी। स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। बहुत सारी जो नारी की मृण मूर्तियां मिलती हैं, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, मातृ देवी की जो प्रतिमा मिलती है, इन सब से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सिंधु काल की जो सभ्यता या जो समाज थी वह कैसी थी? मातृ प्रधान। ऐसा साक्ष्य मिलता है कि यह मातृ प्रधान सभ्यता थी। हम जब आगे इतिहास को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सातवाहनों के शासन काल में भी हमें ऐसी मातृ प्रधान संस्कृति के लक्षण मिलते हैं। सातवाहन काल जिसमें हम देखते हैं जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये क्या है? अपनी माताओं का नाम शासकों ने अपने नाम के आगे लगाया है। जैसे गौतमी माता का नाम है, पुत्र कौन है? शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी माता का नाम है, पुलमावी पुत्र का नाम है। तो क्या दिखा रहा है कि जब माता का नाम शासकों के नाम से आगे लगा हुआ है तो मातृ सम्मान या मातृ प्रधान समाज की यहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सातवाहन काल की। सातवाहन काल कब आएगा? जब हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे तो मौर्य काल के बाद जो वहां पर क्षेत्रीय शासकों का विकास हो उसमें हम सातवाहन पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता मातृ प्रधान प्रतीत होती है, क्योंकि यहां पर बड़ी मात्रा में जो मृण मूर्तियां मिलती हैं, मातृ देवी की प्रतिमाएं मिलती हैं, उससे ऐसा अनुमान इतिहासकार लगाते हैं। तो समाज में विविधता नहीं, समाज में विभेद नहीं था, भेदभाव नहीं था। इसके अलावा आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य। इसकी हम बात करेंगे। अभी हम विस्तार से, पहले थोड़ा सा इसके फ्रेमिंग को हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को काफी व्यापक तौर पर, क्योंकि हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। धार्मिक विश्वास की जब हम बात करते हैं तो सिंधुकालीन लोगों का कोई स्पष्ट धर्म तो पता नहीं चलता। आप ये नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता के लोग ब्राह्मण धर्म की उपासना करते थे या किसी और धर्म की उपासना, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन इनके जो धार्मिक रीति रिवाजें थी, जैसे वृक्ष की पूजा, स्वास्तिक की पूजा, सूर्य की पूजा, है ना, इसके अलावा जो विशाल स्नानागार मिलता है मोहनजोदड़ो से, वहां से ऐसा पता चलता है कि सामूहिक रूप से स्नान आदि किया जाता था, जैसे कुंभ में किया जाता है। इस समय इलाहाबाद पूरा कुंभ के लिए तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ आएगी।
हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आएंगे। तो आज भी ये परंपरा, ये जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक है ना, सिंधु सभ्यता की देन, इसमें हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जिस प्रकार से सामूहिक स्नान के लिए मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार बनाया गया था, इससे ये पता चलता था कि यहाँ पर समय समय पर इस प्रकार का आयोजन, धार्मिक आयोजन होता था, जिसमें लोग इकट्ठे होते थे, स्नान आदि पूजा वगैरह करते थे। और उसी प्रकार से आज के युग में भी हम देखते हैं कि तमाम जो पूरा कुंभ और महाकुंभ या हर प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले में कहां कहां से लोग आते हैं, स्नान आदि करके अपने आप को पवित्र करते हैं। तो ये एक धार्मिक विश्वास की वह चेन है जो सिंधु सभ्यता से आज वर्तमान तक जुड़ी हुई है ना। इसके अलावा वृक्ष पूजा, पशु पूजा, ये सारी चीजें इनके धार्मिक विश्वास का अंग हुआ करती थी। कला एवं स्थापत्य में हम क्या देखेंगे? शिल्प कला में हम देखेंगे तमाम प्रकार की जो मूर्तियां बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनके स्वरूप की बात करेंगे, क्योंकि उस समय की कला आज वर्तमान कला के समान नहीं थी। स्थापत्य में हम देखेंगे इनके किले या इनके दुर्ग, जो इनकी नगर नियोजन की व्यवस्था थी, उसमें कैसे व्यवस्थित तरीके से पश्चिमी और पूर्वी टीले के माध्यम से नगरों को व्यवस्थित किया जाता था, उसकी हम चर्चा करेंगे। पतन के कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तमाम इतिहासकारों ने अलग अलग मत व्यक्त किया है सिंधु सभ्यता के पतन में। इतनी विकसित सभ्यता का पतन अचानक तो नहीं हुआ होगा, तो इनके पतन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे, उनके पीछे जो तर्क है उनके बारे में हम बात करके देखेंगे कि कैसे इतनी विकसित सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद सिंधु सभ्यता की देन, यानी कि वर्तमान हमारे समाज, हमारे धर्म और संस्कृति में वे कौन कौन से तत्व हैं जो सिंधु सभ्यता से निरंतर चले आ रहे हैं और उनका हम आज भी पालन करते हैं। इतने टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एक एक टॉपिक को हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इसके सामान्य परिचय, उत्पत्ति एवं विस्तार पर। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय की जब हम बात करते हैं, सामान्य परिचय का मतलब होता है सामान्य परिचय, और इसी में एक टॉपिक हम और इसका कर लेंगे, उत्पत्ति एवं विचार, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, उत्पत्ति एवं विस्तार। देखिए, जब बात आती है कि सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी, पहली बात तो मैंने जो भी आपको बताया कि इसे सभ्यता क्यों कहते हैं। हम इसके बाद जब पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति, तो यहां पर हम स्पष्ट कर दें कि संस्कृति और सभ्यता के बीच का जो अंतर है। देखिए, सामान्यतया आम भाषा में आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, वैदिक सभ्यता कह देते हैं कभी कभी, लेकिन वास्तव में वैदिक सभ्यता नहीं थी। वैदिक क्या थी? संस्कृति। और सिंधु क्या है? सभ्यता। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो मुख्य पहचान है वो क्या है? आर्थिक या भौतिक विकास। ठीक है, भौतिक विकास, यानी कि ये एक ऐसा समय था, सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि यहां पर आर्थिक जीवन बहुत उन्नत स्तर का था। बौद्धिक स्तर, यहां पर भौतिक स्तर काफी उन्नत स्तर का था। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की नगर व्यवस्था, जिस प्रकार का व्यवसाय, जिस प्रकार से अन्य समकालीन संस्कृतियों के साथ, सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार होता था। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इन लोगों का खूब व्यापार होता था, और उस व्यापार में समुद्र का प्रयोग किया जाता था, नदियों का प्रयोग किया जाता था। तो इतनी उन्नत व्यवस्था अगर इस समय थी, तो हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि इस समय वाणिज्य और व्यवसाय उन्नत स्थिति में था, क्योंकि ये निर्यात पर आधारित। देखिए, दो प्रकार का व्यवसाय होता है, घरेलू और बाह्य व्यापार। दो प्रकार का व्यापार होता है ना, घरेलू व्यापार और बाह्य। घरेलू यानी कि आंतरिक, जब हम देश के अंदर आंतरिक स्तर पर व्यापार करते हैं तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब हम बाहरी देशों के साथ व्यापार करते हैं तो उसे बाह्य व्यापार कहते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि भारत के देश की जो पहली सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, उसका मूल आधार, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बाह्य व्यापार पर टिका हुआ था। यानी कि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, और इसके कई साक्ष्य हमें खुदाई में मिलते हैं। और बाह्य व्यापार में भी हम क्या करते थे? निर्यात ज्यादा करते थे। हालांकि हम आयात भी करते थे, लेकिन निर्यात ज्यादा करते थे। और जब हम निर्यात ज्यादा करते तो क्या होता है? हम बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता
बाह्य व्यापार आधारित सभ्यता थी, तो जबकि वैदिक संस्कृति बौद्धिक विकास पर आधारित थी। यानी कि ये वो समय था जब बौद्धिक विकास हुआ था और संस्कृति का विकास हुआ, इसीलिए इसे संस्कृति कहा जाता है, इसे सभ्यता कहा जाता है। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार होता है कृषि। ध्यान दीजिएगा, इसका आधार होता है कृषि और इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है पशुपालन। वैदिक सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? पशुपालन। और जब कृषि का विकास होता है, यानी कि किसी समाज में जब लोग कृषि पर निर्भर होते हैं या कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होती है, तो कृषि का जो स्वरूप है या कृषि के मुख्य व्यवसाय होने के कारण जो बाजार है या जो समाज है वो कैसा हो जाता है? स्थायी समाज का विकास होता है। समाज कैसा हो जाता है? स्थायी। क्योंकि कृषि करने के लिए आपको स्थायी रूप से एक जगह पर रहना पड़ता है, जबकि पशुपालन जहां पर होता है वहां का जीवन कैसा होता है? अस्थायी। यहां अस्थायी जीवन का मतलब क्या है? अस्थायी जीवन का मतलब है घुमंतु, है ना? घुमंतु। आप देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति थी वो कैसी थी? घुमंतु प्रकार की थी। कबीले के रूप में ये लोग रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पशुपालन में पशुओं के लिए घास की तलाश में, पशुओं के लिए भोजन की तलाश में निरंतर स्थान बदलना पड़ता है, इसलिए यहां पर स्थायी समाज विकसित नहीं हो पाता। घुमंतु प्रजाति या घुमंतु कबीले यहां पर उत्पन्न होते हैं, जबकि जहां पर कृषि का विकास होता है वहां निरंतर एक स्थान पर लगातार रहने से स्थायी समाज का विकास होता है। ठीक है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी। तो यहां पर जब कृषि का विकास हुआ है तो उस कृषि में उत्पादन अच्छा होने से क्या हुआ है? उत्पादन अच्छा होने से व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। जब तक कृषि विकसित नहीं होगी तब तक व्यापार और वाणिज्य का भी विकास नहीं होता है। जैसे जैसे कृषि उन्नत अवस्था में आती गई वैसे वैसे अतिरिक्त उत्पादन ने व्यापार और वाणिज्य का आधार उत्पन्न किया, जबकि यहां पर ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि कृषि यहां नहीं होती थी, लेकिन यहां पर कृषि दूसरे स्थान पर थी, गौड़ थी। प्रथम मुख्य कार्य क्या था? पशुपालन। यहां पर प्रथम जीविका का साधन क्या था? कृषि। और पशुपालन भी होते थे लेकिन वो दूसरा माध्यम था, यानी कि गौड़ था। यहां पर हम कह सकते हैं कि पशुपालन भी होता था लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही होता था। तो कृषि आधारित व्यापार होने के कारण जैसे जैसे कृषि का विकास होता गया वैसे वैसे व्यापार होता गया और ये व्यापार बाह्य व्यापार में परिवर्तित होता गया, जिससे इनको काफी ज्यादा लाभ हुआ। और निश्चित तौर पर इस बाह्य व्यापार की तरक्की ने जो आर्थिक विकास किया उसके परिणाम स्वरूप नगरों का विकास हुआ। जिन क्षेत्रों में व्यापार का विकास होता है वहां नगरों का विकास अपने आप हो जाएगा। इसीलिए सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, बस घटनाओं को समझिए, सब समझ में आ जाएगा। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता इसलिए थी क्योंकि अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था और कृषि में उत्पादन अधिक होने के कारण व्यापार बढ़ा, और जब व्यापार बढ़ा तो नगरों का विकास हुआ, और जाहिर सी बात है जब नगरों का विकास होगा तो अर्थव्यवस्था नगरीय होगी। लेकिन यहां पर कृषि, यहां पर पशुपालन पर आधारित होने के कारण जो अस्थायी और घुमंतु जीवन था, तो इसलिए इनकी जो समाज था या जो पूरा इनका स्वरूप था वो कैसा था? ग्रामीण। ठीक है। यानी कि जो वैदिक संस्कृति है वो ग्रामीण स्वरूप की थी, जबकि सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय स्वरूप की थी। लेकिन हम यहां पर यह बात नहीं भूलेंगे कि सिंधु सभ्यता में सांस्कृतिक विकास उस स्तर का नहीं था जिस प्रकार का सांस्कृतिक विकास वैदिक काल में था। क्योंकि वैदिक काल में हम जब वेदों की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वैदिक कालीन समाज आगे चल के धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर अधिक मजबूती के साथ
व्यवस्थित रूप से स्थापित हुआ, जबकि सिंधु सभ्यता में मूल आधार था व्यापार, वाणिज्य और नगर। ठीक है, तो संस्कृति के आधार पर वैदिक सभ्यता ज्यादा उन्नत थी, जबकि सभ्यता के आधार पर सिंधु सभ्यता ज्यादा उन्नत प्रतीत होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था या जो उत्पत्ति थी वो कैसे हुई, वो कौन लोग थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता की स्थापना की, क्या वे कहीं बाहर से आए थे या भारत के ही थे। तो उस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता के जो संस्थापक थे वे कहां से आए, इसमें दो मत हैं। पहला मत है जो ये कहता है कि ये सुमेर सभ्यता से प्रभावित थी या जो सुमेरियन लोग थे उनका उपनिवेश था। कई इतिहासकार तो ये मानते कि ये सुमेरियन उपनिवेश था। उपनिवेश समझते ना, कि यहां के लोगों ने, सुमेर की सभ्यता कहां थी, ये नाम याद रखिए। सुमेरियन सभ्यता किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता को, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हाँ, अभी बताया मैंने, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों, दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, मेसोपोट वर्तमान इराक और उसके आसपास का एरिया जो है। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में जो सुमेरियन सभ्यता थी उन्होंने ही भारत में सिंधु सभ्यता का विकास किया और सिंधु सभ्यता को स्थापित किया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। इन इतिहासकारों में अगर हम बात करें तो इनमें नाम आता है जॉन मार्शल का। ठीक है, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, ये सब मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के विकास में सुमेरियन लोगों का हाथ था और इन्होंने ही भारत में आकर के सिंधु सभ्यता की स्थापना की। बल्कि मार्टिमर व्हीलर तो सिंधु सभ्यता को सुमेर का या सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश भी मानते हैं। ठीक है, और इसके पीछे इनका तर्क क्या है? जब कोई अपनी बात कहता है तो उसके पीछे कुछ तर्क देता है ना, कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सिद्ध करना पड़ता है ना। तो इन्होंने क्या तर्क दिए हैं? जो विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की स्थापना सुमेरियन लोगों ने की, उनका मानना है कि दोनों सभ्यताओं में काफी समानताएं हैं। क्या समानता बताते हैं? ये कहते हैं कि दोनों ही सभ्यताएं नगरीय हैं, है ना। दोनों ही सभ्यताएं कैसी हैं? नगरीय हैं। दोनों ही सभ्यताओं के निवासी जो है वो कांसे का प्रयोग करते थे। मैंने अभी भी बताया, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हमने पीछे पढ़ा है इतिहास का विकास, वहां पर हमने आपको बताया था कैसे कैसे पाषाण काल, और पाषाण काल में भी अलग अलग विभाजन, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, है ना, और उसके बाद ताम्र काल, फिर कांस्य काल, और उसके बाद लौह काल। ये सारा विवरण हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा है कि अभी तक ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि व्यक्ति द्वारा, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु जो थी वो क्या थी? तांबा। तांबा ऐसी पहली धातु थी जिसका मानव ने पहली बार प्रयोग किया। इसके पहले मानव जो है वो पत्थर के बने हुए उपकरण या पाषाण उपकरण का प्रयोग करता था। तांबे के प्रयोग और पाषाण के प्रयोग साथ साथ होते थे कुछ समय तक। जब नव पाषाण काल आया है तो नव पाषाण काल के बाद धीरे धीरे पाषाण उपकरणों का प्रयोग घटता गया और उसके स्थान पर धीरे धीरे तांबे के उपकरणों का प्रयोग बढ़ता गया। तो कुछ समय ऐसा आया है जब व्यक्ति ने तांबे और पत्थर दोनों के मिले जुले बनाकर के हथियारों का, उपकरणों का इस्तेमाल किया। उस काल को हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद धीरे धीरे पाषाण के उपकरणों का प्रयोग कम होता गया, तांबे का उपकरण का प्रयोग बढ़ता गया, तो आया ताम्र काल। क्या आया? ताम्र काल। इसी समय टीन की जानकारी हुई मानव को, दूसरी धातु टीन, और टीन और तांबे को मिलाकर के एक तीसरी धातु तैयार की गई जिसका नाम था कांसा। ये जो कांसा था ये तांबे से ज्यादा मजबूत था और इसके प्रयोग से खेती करना पहले से ज्यादा आसान हो गया था। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने बड़े पैमाने पर इसी कांसे का प्रयोग किया।
इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसी प्रकार से सुमेरियन सभ्यता के लोग भी कांसे का प्रयोग करते थे। तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और जॉन मार्शल जैसे विद्वान ये मानते हैं कि दोनों सभ्यता के लोग कांसे का बहुतायत में प्रयोग करते थे। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सुमेरियन लोगों ने ही सिंधु सभ्यता का विकास या स्थापना की होगी। ये तर्क है उनके। अब ये इन तर्क के विपक्ष में दूसरे तर्क प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा इनका मानना है कि दोनों सभ्यताओं के जो भवन थे, जो नगर थे, वे कच्ची और पक्की ईंटों के बनाए गए थे। हालांकि पक्की ईंटों के प्रयोग के बारे में सुमेरियन सभ्यता पर संदेह होता है कि सुमेरियन सभ्यता में पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता में तो पक्की ईंट मिलती है, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की खुदाई से एकदम साक्ष्य मिलते हैं पकी हुई मिट्टी के, लेकिन सुमेरियन सभ्यता में स्पष्ट रूप से पक्की ईंट के साक्ष्य अभी नहीं प्राप्त हुए हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वहां भी कुछ साक्ष्यों में ऐसा पाया गया है। तो ये एक समानता निर्धारित करते हैं दोनों सभ्यताओं में। इसके अलावा दोनों ही सभ्यता के लोग, सुमेरियन और सिंधु सभ्यता के लोग, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चाक, मैंने कल चाक के बारे में बताया था। चाक से ही फिर पहिए का आविष्कार हुआ, तो आवागमन संभव हुआ। तो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला थी वो दोनों सभ्यताओं के लोगों को पता थी। ये भी एक समानता इनमें निर्धारित करती है। इसके अलावा ये कहते हैं कि दोनों ही सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। लिपि, मैंने बताया था उस दिन, लिपि और भाषा, है ना। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज होती हैं। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, भाषा मतलब लैंग्वेज। जो हम लोग बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। और जो हम लिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है। तो भाषा का तो विकास बहुत पहले ही हो गया होगा। लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं, जैसे आज पशु पक्षी बोलते हैं, गाय भैंस बोलते हैं। अभी जब रोड पर आ रहे थे तो धूप में बैठी हुई थी दो गाय और आपस में बतिया रही थी। हाँ, अरे उनकी भाषा होती है, हमें नहीं समझ में आती तो क्या हुआ। और बड़े तल्लीन होके, इतना तल्लीन होके कि हम हॉर्न बजाए जा रहे हैं लेकिन उनको सुना ही नहीं दे रहा है। क्या बात कर रही होंगी इतनी सुबह सुबह 7:30-8 बजे? क्या खा के आई हो बहन? आज क्या खाया है? यही सब बात हो रही होंगी। दोपहर के लंच में क्या क्या बना रही हो? तो ये सारी चीजें मतलब एक सांकेतिक भाषा के रूप में भाषा का विकास बहुत पहले ही हो गया होगा। उसकी कोई तिथि नहीं है कि कब से भाषा का विकास हुआ होगा। लेकिन लिपि महत्वपूर्ण है। लिपि वो जिसमें हम लिखते हैं और इसी लिपि के आधार पर लेखन शैली का विकास होता है ना। हमारी भाषा क्या है? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। हम जो लिखते हैं ये क्या है? देवनागरी लिपि। और जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, वो क्या है? हिंदी भाषा। ठीक है। तो इतिहास में जब हम बात करते हैं लिपि के विकास की, तो लिपि या लेखन शैली के विकास के आधार पर भी हमने इतिहास का विभाजन किया था। जो बच्चे पहले दिन से आ रहे हैं वो समझ रहे होंगे। लेखन शैली के आधार पर हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा था? बताइए, जो क्लास में शुरू से बताएं। लेखन शैली यानी कि प्राप्त सामग्री के आधार पर लेखन शैली के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया ना। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? प्राक इतिहास या प्रागैतिहास, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। इतिहास का वह युग, मानव के इतिहास का वह काल जिसमें मानव ने लिखना नहीं सीखा था, या जिसकी जानकारी के लिए हमको कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारत में इस प्रागैतिहासिक काल को किससे जोड़ा गया है? पाषाण काल को। पाषाण काल। ठीक है। हमारा संपूर्ण पाषाण काल। संपूर्ण पाषाण काल क्यों कहा हमने? संपूर्ण पाषाण काल का मतलब है पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये पूरा जो पाषाणकालीन युग है, ये वो समय है जिसमें हमको कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो इस समय के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास केवल एक माध्यम है, और वो माध्यम क्या है? पुरातात्विक स्रोत। क्या माध्यम है हमारे पास? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो कि खुदाई में प्राप्त होते हैं, यानी कि इस काल के लोग
पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रयोग किया करते थे और उसी से इनके बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखें, प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद इतिहास का एक नया युग शुरू होता है, जब लिपि का विकास तो हुआ था, लिपि का विकास हो चुका था, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, उन्हें अक्षर ज्ञान था, क्योंकि खुदाई में मिलता है ना उनके द्वारा लिखे हुए अक्षर ज्ञान। लेकिन वो क्या लिख के गए हैं, उसका मतलब क्या है, ये नहीं समझ में आता। काला अक्षर भैंस बराबर। अब आपके सामने तमिल लिखी हो, तेलुगु लिखी हो, आता है नहीं, हिंदी आती है, तो वो क्या लगेगा, अरे कोई ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है, बल्कि कुछ लिखा भी है ये भी अनुमान नहीं होगा। ऐसा लगेगा कोई लाइन, अभी चाइनीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज आपके सामने लिखी हो, कुछ समझ में आएगा, बस लाइन लाइन समझ में आएंगी, लेकिन वो सेंसफुल वर्ड है, हमें आपको नहीं आता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ऐसे ही इतिहास का वह काल जिसमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, क्योंकि लोगों को लिपि का ज्ञान हो चुका था, लेकिन अभी तक इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, उसको हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य इतिहास भी इसको हम बोलते हैं। अब ये आद्य इतिहास क्या है और कौन सी संस्कृतियां आती हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं ना, तो आद्य इतिहास में पहले तो हमारी सिंधु सभ्यता ही आती, जिसको हम पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि इतिहास के किस काल में आती है, तो सिंधु सभ्यता इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि सिंधु काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन इनके द्वारा लिखी हुई लिपि को हम अभी नहीं पढ़ सके हैं। ठीक है, अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे लिखते थे ये लोग, ये भी अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, और दूसरी आद्य ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण काल है वह है वैदिक संस्कृति। ध्यान रखिएगा, वैदिक संस्कृति और सिंधु सभ्यता ये दोनों आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं। जब हम आपसे ये कहते हैं कि वैदिक संस्कृति आद्य ऐतिहासिक में आती है, तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर वैदिक संस्कृति आद्य ऐतिहासिक काल में आती है तो फिर वेद क्या है। वैदिक संस्कृति का नाम ही वेदों के आधार पर पड़ा, वह संस्कृति जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है उसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो जब वेदों से संस्कृति मिलती है, तो वेदों से संस्कृति मिलने का मतलब है कि वेद पढ़ लिए गए हैं, नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेद सुने गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं, लिखे नहीं गए हैं। लिखे तो बहुत बाद में गए हैं। आरंभिक काल में वेद क्या थे, वेदों का एक नाम श्रुति भी है, जानते हैं ना, वेदों को श्रुति भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष द्वारा लिखे हुए नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मा ने ऋषियों को, और ऋषियों ने परंपरागत रूप से अपने शिष्यों को, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचा है ज्ञान, इसीलिए इनको कहा जाता है वेद या श्रुति। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेद भी मूल रूप से लिखे हुए प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए हम इन्हें भी आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं। तो जो सभ्यता इस समय हम पढ़ रहे हैं वो किस में आती है, आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। उसके अलावा इतिहास का जो तीसरा काल है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल वह है जब लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं और उनको स्पष्ट रूप से पढ़ भी लिया गया है, और इसका समय शुरू होता है कहां से शुरू होता है, उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल का समय कहां से शुरू होता है, महाजनपद काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद का समय इसमें एक्चुअली हमें रखना चाहिए 600 ईसा पूर्व के बाद का समय। 600 ईसा पूर्व से जो इतिहास में समय स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं महाजनपद काल। क्या बोलते हैं, महाजनपद काल। इसी महाजनपद काल में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि हमको प्राप्त हुए हैं, और फिर यहीं पर हमको अशोक द्वारा लिखे हुए अभिलेख और अन्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह वह समय है जब
इतिहास के स्रोतों में हमको लेखन सामग्री का भी सहयोग प्राप्त होने लगा था, लेकिन इन दोनों समय की जानकारी हमको केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जो समय इस समय पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता, इसके बारे में हम जो भी जानते हैं वे सब खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी लिखित रूप में हमको समझ में नहीं आया। तो जो इतिहासकार या विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु काल या सिंधु सभ्यता की स्थापना मेसोपोटामिया की सुमेरियन लोगों ने की है, वह मानते हैं कि जिस प्रकार से सिंधुकालीन लोगों को लिपि ज्ञान था, वैसे ही सुमेरियन लोगों को भी लिपि ज्ञान था। इसलिए इन दोनों में जो तमाम समानताएं हैं उससे यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की स्थापना में इनका प्रत्यक्ष योगदान था। ये कुछ तर्क हैं जो विद्वानों ने दिए हैं और वो ये सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन इन तर्कों के वितर्क भी मौजूद हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि नहीं, सिंधु सभ्यता की स्थापना सुमेरियन लोगों ने नहीं की थी। वो तर्क क्या है? वो तर्क यह है कि दोनों सभ्यताओं में बाह्य समानता होने के बावजूद आंतरिक रूप से कई मौलिक असमानताएं हैं। क्या क्या असमानताएं हैं? पहली असमानता यह है कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से ज्यादा व्यवस्थित है। जिस प्रकार की नगर नियोजन की व्यवस्था, जिस प्रकार से जल आपूर्ति और जल निकासी की व्यवस्था सिंधु सभ्यता के नगरों में मिलती है, वैसी सुमेरियन सभ्यता में नहीं मिलती। अगर सिंधु सभ्यता की स्थापना सुमेरियन लोगों ने की होती तो वो अपने यहां भी उसी प्रकार के व्यवस्थित नगरों को स्थापित करते, उसी प्रकार की व्यवस्था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था, यहां की जो व्यवस्थित नगर मिस्र की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से ज्यादा व्यवस्थित है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिंधु सभ्यता की स्थापना नहीं की होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या तर्क है? तमाम प्रकार के जो बर्तन हैं जो दोनों सभ्यताओं के लोग इस्तेमाल करते थे, मोहरें हैं, मूर्तियां हैं, उनमें बहुत भिन्नताएं हैं। अगर दोनों सभ्यताओं के संस्थापक एक ही थे तो उनमें समानता होनी चाहिए थी। मूर्तियों में समानता होनी चाहिए थी, बर्तनों में समानता होनी चाहिए थी, मोहरों में समानता होनी चाहिए थी। याद रखना, मोहर और मुद्रा अलग अलग होती है। मोहरें वे होती हैं जिनका, मोहर का मतलब है साइन, जिसको हम स्टैंप बोलते हैं, और मुद्रा वह है जिसका लेन देन में प्रयोग होता है, व्यापार में प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? मोहरों की, है ना। तो मोहरों की जो स्वरूप था, बर्तनों का जो स्वरूप था, मूर्तियों का जो स्वरूप था, वह दोनों सभ्यताओं में अलग अलग था। यह बताता है कि दोनों सभ्यताओं के संस्थापक अलग अलग रहे होंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अंतर था दोनों सभ्यताओं में, वो क्या था? दोनों की लिपियों के जो अक्षर हैं, क्या है कि सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं। सुमेरियन लिपि में, मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन लिपि है, इसमें 900 अक्षर हैं, जबकि सिंधु या सैंधव लिपि में केवल 400 अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता में 400 अक्षर हैं। देखिए अंतर, देखिए इनकी लिपि में, लिपि मतलब काखा गाघा जो हमारे यहां है ना, तो उसके अक्षर ज्ञान, तो इनमें 900 अक्षर थे। ये 900 अक्षरों का प्रयोग करते थे अपनी लेखन शैली में, जबकि सिंधु सभ्यता में 400 अक्षर थे। बहुत बड़ा अंतर है ये। अगर दोनों सभ्यताओं के संस्थापक एक ही होते तो इनकी लिपियों में इतना अंतर नहीं होता, इतना अंतर नहीं होता। यह सबसे बड़ा तर्क है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक सुमेरियन लोग नहीं थे, बल्कि यह एक स्वतंत्र स्थापित संस्था थी। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर ये सुमेरियन सभ्यता से संबंधित या संस्थापक नहीं थी, तो फिर सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसके पीछे हम जो तर्क देते हैं इतिहासकार, सिंधु सभ्यता के संस्थापक या सिंधु सभ्यता की स्थापना कैसे हुई थी। मैंने कल के क्लास में आपको पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता से पहले भारत में तमाम ग्रामीण सभ्यताओं का उदय हुआ था। बहुत सारी ग्रामीण सभ्यताओं का उदय हुआ था, जैसे मेहरगढ़, जैसे नवदा टोली,
बनास घाटी की सभ्यता। बनास घाटी की सभ्यता, ये सब क्या थी? ये ऐसी सभ्यता थी जो तांबे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया करती थी। ये एक तरह से हम इनको ताम्र पाषाण कालीन और ताम्र युगीन सभ्यताएं कह सकते हैं। तो ये तांबे का प्रयोग करती थी, ताम्र युगीन सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थी, ताम्र युगीन संस्कृतियां थी। और ये सब, इनका स्वरूप कैसा था? ग्रामीण, ग्रामीण संस्कृतियां थी। जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं, जिनमें नाम है प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन का, के.एन. शास्त्री का, एस.आर. राव का, ये सब मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की स्थापना में इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था। क्योंकि इतनी विकसित सभ्यता अचानक प्रकट नहीं होती, वह सैकड़ों वर्षों के जो आधार होता है उस पर तैयार होती है। तो सिंधु सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप था, सिंधु सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप था और सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, निश्चित तौर पर वह निरंतर विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम था। और इनको आधार प्रदान किया भारत की तमाम ताम्र पाषाणकालीन और ताम्रकालीन ग्रामीण संस्कृतियों ने। यानी कि भारत में सिंधु सभ्यता से पहले जो ताम्रकालीन या ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण संस्कृतियों थी, उन्होंने ही धीरे धीरे विकसित होकर के सिंधु सभ्यता के विकास में योगदान दिया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्राक हड़प्पन संस्कृति। का क्या कहा जाता है? प्राक हड़प्पन संस्कृति। प्राक हड़प्पन संस्कृति का मतलब है हड़प्पा से पहले, प्राक मतलब पूर्व। हड़प्पा संस्कृति की स्थापना या विकास से पूर्व जिन संस्कृतियों का विकास हुआ उन्हें प्राक हड़प्पन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये और इसके अलावा तमाम, ये मुख्य नाम मैंने लिख दिए हैं, तो तमाम ऐसी प्राक हड़प्पन संस्कृतियां थी जिनके निरंतर विकास होते होते फिर सिंधु जैसी विकसित सभ्यता का विकास हुआ। तो निश्चित तौर पर सिंधु सभ्यता के संस्थापक कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि हमारे देश के अंदर ही भारत की जो ग्रामीण संस्कृतियां थी उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के द्वारा बनाई गई पृष्ठभूमि पर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। तो कल हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के जो विस्तार है और सिंधु सभ्यता का जो तमाम नगर हैं उनके नियोजन के बारे में। एक एक करके दो टॉपिक एक एक दिन में लेकर के हम कंप्लीट करेंगे।